हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रीमियम लेक्चर नंबर 3। दो वीडियो में हम 2022 के सवालों को देख चुके हैं और उनके बारे में जो सारी डिटेलिंग थी वो हम कर चुके हैं। जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने कवर कर लिया है आपके 22 के पेपर से। अभी आपका जो टेस्ट लिया गया था मॉक टेस्ट नंबर 008, उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। क्या सारी चीज़ें थी, क्या सारे आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, कितने आप लोगों ने करेक्ट किए और कितने आप लोगों ने गलत किए। ठीक है, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं उनको डिटेलिंग करेंगे। तो प्रीमियम कोर्स की आपको, अगर आप 2022 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो प्रीमियम कोर्स की आपको कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना है, कोई भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी आपकी है प्रीमियम वीडियोस और इसी प्रीमियम वीडियोस में क्या चलेंगी आपकी 2019 से लेकर 2022 तक का पूरा सॉल्व पेपर चलेगा। 21 का हम समय बचाने के लिए नहीं करेंगे, 21 का आप ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको फ्रीली वीडियो अवेलेबल है तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं इस चीज को। ये कहा जाता है आपका ऑसिपिटल लोब, ये वाला कहा जाता है पेराइटल लोब, ये वाला कहा जाता है फ्रंटल लोब और ये वाला कहा जाता है टेम्पोरल लोब। अगर आपने सेंसरी संवेदी तंत्र के वीडियो देखे हैं तो आपको इन सब बातों से आप परिचित हैं ऑलरेडी। फ्रंटल लोब किस प्रकार से हमने एक एक्टर के चेहरे के ऊपर फ्रंटल लोब ये सब मार्क हमने किया था। ठीक है, सबसे ऊपर आएगा सामने फ्रंटल लोब, यहाँ पे आपकी आंखें रहेंगी, ये आपका फ्रंटल लोब, यहाँ पे नाक और ये आपका कान यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कान के ठीक बाजू से क्या निकलेगा आपका ये टेम्पोरल लोब निकलता है। ये बीच में जो होता है ये होता है आपका पेराइटल लोब और ये जो आखिरी वाला है ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका ऑसिपिटल लोब। ये वही ऑसिपिटल लोब है जहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा था, हमको देखने को मिल रहा था V1 V2। ठीक है, यहीं पे हमको देखने मिल रहा था प्राइमरी ऑडिटरी सॉरी विजुअल कॉर्टेक्स, है ना, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं V1 और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्राइड कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, वही टेम्पोरल की बात करें तो यहाँ हमको क्या मिला था, यहाँ हमको ऑडिटरी कॉर्टेक्स हमको यहाँ पे मिला था और बीच में दो चार कॉर्टेक्स थे आपके यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से छोटे छोटे आपको कॉर्टेक्स ऑलरेडी आपने देख लिए हैं। थोड़ा सा और आप लोग के लिए क्विक रिवीजन के लिए देखिए इस प्रकार से कहाँ पे क्या चीजें होती है। अटेंशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब कहाँ होती है, ये सब होती है आपकी ललाट पाली में। कहाँ होगी ये सब ललाट पाली में होंगी, यानी कि आपके फ्रंटल लोब में होती है। यहाँ पे देखिए मेमोरी, प्रोसेसिंग, इमोशन, ये सब कहाँ आपको टेम्पोरल लोब में। यहाँ पे स्मेल, स्पीच, हियरिंग, ये सब यहाँ पे छूने का टच है आपका, यहाँ पे देखा आपने सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है। मूवमेंट का यहाँ पे होगा आपका, टेस्ट यहाँ पे देखा आपने कौन सा कॉर्टेक्स होता है आपका, गुस्टेशन कॉर्टेक्स। ठीक है, जो आप स्वाद लेते हैं यहाँ पे आता है इस प्रकार से। और ये विजन में आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे V1 V2 देखा था और किस प्रकार से जानकारी टेम्पोरल में और आपके पैराइटल लोब में जाती है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है आपके पास, यहाँ पे होता है आपके पास मेडुला पॉन्स, है ना, और ये क्या है आपका, ये है आपका अनुमस्तिष्क जिसे हम कहते हैं सेरेबेलम। ठीक है, प्रीवियसली अगर आप स्टार्टिंग से यूनिट 4 से कवर करते आ रहे हैं हमारे साथ तो ये सारी चीजें आपको मालूम है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे सेरेबेलम होता है, एक घंटे की तरह लटकता रहता है यहाँ पे। ठीक है, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। ठीक है, ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। ओके, ऑलरेडी आपने यूनिट नंबर 9 का लेक्चर कवर कर लिया है तो वहां से आपको मालूम है कि जब आपका जन्म होता है तो जब आप एक बच्चा बनते हैं उससे पहले क्या रहते हैं आप, एक रहते हैं इस प्रकार के एक सेल। ठीक है, एक इस प्रकार की छोटी सी कोशिका होती है और इस कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने आपके गुणसूत्र होते हैं। इस कोशिका के अंतर्गत आपके होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, है ना, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, 46 गुणसूत्र आपके पास होते हैं। और फिर यही सेल कौन सी प्रक्रिया से, आपकी माइटोसिस की प्रक्रिया से क्या होता है, यही आपका विभाजित होता है दो में, फिर ये होते हैं और दो में, है ना, इस प्रकार से और ये क्रिया आगे बढ़ती जाती है और आप एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। मेन बात जो हमको ध्यान देनी है यहाँ पे वो किसके बारे में है, वो है हमारे सेल के बारे में, यानी कि हमारी कोशिका के बारे में। ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं हमारे पास ब्रेन में कौन सी कोशिका होती है, हमारे पास होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, यानी कि तंत्रिका कोशिका जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इनको कौन से सिग्नल समझ में आते हैं, इनको केवल समझ में आते हैं हमारे तंत्रिका आवेग यानी कि न्यूरल सिग्नल्स, हम इनको यहाँ पे समझ में आते हैं जो न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर होते हैं। लेकिन ब्रेन के बाहर हमारे CNS और PNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके सामूहिक नर्वस सिस्टम, आपके तंत्रिका तंत्र के बाहर भी क्या होते हैं, पूरी बॉडी आपकी किससे बनी हुई है, आपकी कोशिकाओं से बनी हुई है। कोशिका के बाद क्या मिलते हैं आपको, टिश्यूज मिलते हैं और टिश्यूज से क्या मिलते हैं, उतक, और उतकों से मिलकर क्या बनता है, आपका अंग बनता है। लेकिन सबसे छोटी कड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कड़ी है आपकी कोशिका, यानी कि सेल। इसी सेल में क्या होता है,
कौन कौन से सेल होते हैं आपने सुना है? आपने एक न्यूरॉन के बारे में सुना है, आपने सुना है स्टेम सेल के बारे में, कहीं भी उठा के इसको लगा दीजिए स्टेम सेल, ठीक है। और आपने क्या सुना है? आपने सुना है यहाँ पे आपका ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स के बारे में आपने सुना के रखा है, ठीक है। अब ब्लड सेल्स कहाँ मिलेंगे हमको? ये ब्लड सेल्स कहाँ मिलते हैं? हमको मिलेंगे हमारे रक्त में, ठीक है। ब्लड सेल्स कहाँ मिलेंगे? हमारे रक्त में मिलेंगे, हमारे खून में मिलेंगे। कभी अगर आप गए हो आप पैथोलॉजी में अपने खून की जांच करने के लिए, है ना, और या फिर खून में अगर आपको कमी हो गई है तो कभी खून के लिए गए हो या कभी जांच कराई हो आपने, तो आपने इन चीजों के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? आपने सुना होगा WBC, RBC एंड तीसरा आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। आपने सुना होगा ब्लड में कितनी प्लेटलेट मिली है ना, खून की कमी होती है तब इस प्रकार की बातें होती है। WBC क्या है आपके? ये है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि सफेद श्वेत रक्त कोशिका, और ये है आपकी लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड के अंदर हमको कितने प्रकार के सेल देखने मिलते हैं? खून के अंदर कितने प्रकार के देखने मिलते हैं? हमको 3 प्रकार के मिलते हैं। RBC यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल, हमारे WBC व्हाइट ब्लड सेल, और हमारा तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा खून में कितनी प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। जो हेमोग्लोबिन की कमी होती है, हेमोग्लोबिन क्या है? आपका खून की कमी, है ना, खून की कमी हो जाती है शरीर में, उसे कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मुख्य कोशिकाएं कौन सी हैं? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। हमारे जो काम की है मोस्ट IMP है, वो है हमारे पास कौन सी? वो है हमारे पास श्वेत रक्त कोशिका, यानी कि हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इनका और वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपके WBC का? ये होता है आपका ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। LUEKOCYTES, क्या होता है इनका नाम? ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है WBC, ठीक है। इनको भी कहा जाता है यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, उनको आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको किससे है? WBC से मतलब है। ओके, अभी तक आप जान गए हैं किसके बारे में? आप जान गए हैं WBC के बारे में, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ओके, इन्हीं व्हाइट ब्लड सेल में ऐसे सेल यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो उपलब्ध होती है कहाँ पे? जो उपलब्ध होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, यानी कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसे सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जो क्या होती हैं? WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मतलब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में, हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसे सेल, ऐसी कोशिकाएं जो क्या होती हैं? WBC होती है ना, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हमारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका बी सेल और एक होता है आपका टी सेल। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर बोलता है कि आपकी क्या है? आपकी प्रतिरक्षा तंत्र या प्रणाली कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी क्या है? आपकी इम्यूनिटी क्या है? कमजोर है ना। बॉडी रक्षा नहीं कर पा रही है खुद की, है ना, मतलब क्या हो रही है? आपकी इम्यूनिटी कम है। जिन लोगों की भी इम्यूनिटी कम होती है वो किसके घेरे में आ जाते हैं? जल्दी वो खांसी, बुखार, है ना, इस प्रकार के कुछ लोग हैं, उनको देखिए हर सीजन में उनको कुछ ना कुछ इस प्रकार की बीमारी होती ही है। जरा सा मौसम में बदलाव हुआ, क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या है? वो है कमजोर, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? बात करेंगे अब हम लिम्फोसाइट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जानते हैं आप, बी कोशिका, बी सेल एंड टी सेल, ठीक है। ओके, मान लीजिए ये है आपका शरीर, ठीक है, ये पूरा आपका शरीर है। ये मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम घूम रहा है। ये वाले जो है पीले वाले, ये हैं आपके बी सेल, और ये जो है नीले वाले, ये हैं आपके टी सेल, ठीक है। जो नीला वाला है ये है आपका टी सेल। ये आपकी पूरे प्रतिरक्षा तंत्र में पूरे घूम रहे हैं टी सेल एंड बी सेल, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट। मान लीजिए बाहर से क्या आ रहा है? बाहर से कुछ वायरस वगैरह कुछ तो भी आ रहा है, ठीक है। खांसी जुकाम के कीटाणु अणु इस प्रकार के क्या आ रहे हैं? कैंसर के मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें आपके अटैक करने वाली है, आके कहाँ पे? आपके शरीर के ऊपर अटैक करती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है आपका बैक्टीरिया, जो भी आप खाते वगैरह में कभी आ जाता है, वायरस,
ना, या फिर कुछ भी टॉक्सिक ऐसी चीज या ऐसा कुछ पदार्थ जो क्या कर सकता है आपकी इम्यूनिटी पे, है ना, आपकी प्रतिरक्षा पे क्या कर सकता है, हमला कर सकता है और आपको क्या कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। जैसे अभी क्या था, कोविड था, ठीक है, मान लीजिए कोविड-19 का ही वायरस है, तो ये आएगा और क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर क्या करेगा, ये आके यहाँ पे आपके अटैक करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या काम होता है आपके बी सेल का और आपके टी सेल का, ठीक है। ओके, मान लीजिए ये आया, तो अब ये जो बी सेल है ये क्या करेगा, ये हो जाएगा आपका बी सेल एक्टिवेट, ठीक है। और ये क्या बनाना स्टार्ट करेगा, ये बनाना स्टार्ट करेगा एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा किससे लड़ने के लिए, इन वायरसों से लड़ने के लिए, इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए क्या बनाएगा, ये एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जब ये एंटीबॉडी बन जाएगी तो क्या करेगा, इन सेलों के ऊपर, ये जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ रहा है, इन पे क्या करेगा, ये अटैक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इन पे हमला बोलेगा ये आपका बी सेल, ओके, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, ओके, ठीक है। मान लीजिए उसमें से कुछ बैक्टीरिया आ गया आपके अंदर, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, कुछ कोशिकाओं में आके वो चिपक गया है, ये वाला जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो आपका टी सेल है, ठीक है, टी सेल क्या करेगा, आपके शरीर में जो ये वायरस बैक्टीरिया निर्माण हो गए हैं, है ना, अब ये टी सेल का काम क्या होगा, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम होगा, ठीक है, इनको खत्म करने का काम होगा आपके इस टी सेल का, ठीक है। बस इतना ही समझिए अभी के लिए आप कि बी सेल और टी सेल का काम क्या होता है। बी सेल जो है ये आपके शरीर के बाहर से जो आने वाले बैक्टीरिया हैं उनको खत्म करता है ना, उन पे हमला बोलेगा। और आज आपका जो टी सेल है ये क्या करता है, ये शरीर के अंदर जो ऑलरेडी बैक्टीरिया आ चुका है, प्रवेश कर चुका है, ये उनको नष्ट करने का काम करता है। चलिए आ जाइए अब अपने 2022 के प्रश्न पत्र के ऊपर। प्रश्न पूछ रहा है, एट विच डिफिकल्टी लेवल, कौन सी कठिनाई के स्तर पर पास प्रोपोर्शन, क्या मालूम है आपको, नहीं मालूम है, द आइटम कैन मेक हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, कठिनाई के निम्नलिखित में से किस स्तर उत्तीर्ण समानुपात क्या है, आपको कुछ भी नहीं मालूम, पर कोई एकांश एक ऐसा आइटम उच्चतम विभेदन कर सकता है, क्या करना है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। विभेदन की बात हो रही है, इसका आप ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन की, विभेदन को हम क्या कहते हैं, और हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए हिंदी मीडियम में क्या है, थोड़ी कठिनाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मालूम है ये क्या है आपका, ये आपका 19 या कहीं तो भी पेपर में आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, रिपीटेड सवाल है, तो इसको आप याद कर लें एज इट इज, ठीक है, याद कर लीजिए, इसको समझने का अभी समय नहीं है, इसको याद कर लीजिए कितना होगा ये होता है आपका 0.50, ऑलरेडी आपके मॉक टेस्ट 7 में भी था और आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट 8 में भी देखने को मिल रहा है। आइटम कैन मेक हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कब करेगा आपका, जब ये कितना होगा, बीच में होगा, ठीक है, ये है आपका -1, ये है आपका +1, ठीक है, बीच में कब करेगा, ये आपके 0.50 में, ठीक है, 0 से लेके बीच में क्या मारेगा, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिफरेंशिएशन मारेगा, ठीक है। आपका 19 में भी रिपीट हुआ है और कई दफे रिपीट हुआ है, तो इसको मार्क कर लें 0.50, अगर ऐसा लिखा है तो भी यही होगा। हाँ, बस एक चीज का ख्याल रखें, सवाल को पढ़ लें क्या पूछ रहा है, ठीक है। एट विच डिफिकल्टी लेवल आपको दिखना चाहिए और आइटम दिखना चाहिए और हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, उच्चतम विभेदन दिखना चाहिए, उत्तीर्ण समानुपात दिखना चाहिए और कठिनाई तो है ही है यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 0.50 होगा तो भी सही है, अगर मान लीजिए 0.5 लिखा है तो भी सही है, ठीक है, ओके। और एक बार आप नजर मार लेंगे कि ऑप्शन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, ठीक है। जब हम मॉक टेस्ट 007 सॉल्व करेंगे तो भी देखिए सेम सवाल आपको, यही सवाल आपको अगेन रिपीट होके देखने मिलेगा। ऑलराइट, अब देखिए अगला प्रश्न, विच कंपोनेंट्स ऑफ साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, आपको मालूम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं वो भी आपने देखा हुआ है ऑलरेडी लेक्चर के अंदर। मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा प्रणाली का कौन सा घटक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से प्रभावित नहीं होता है, क्या पूछ रहा है, नहीं होता है, मतलब इन चारों में से कोई एक है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से जिसको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। इम्यूनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, प्रतिरक्षा प्रणाली की बात हो रही है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम की बात हो रही है। तो ऑलरेडी आप अभी देखा आपने, टी सेल और बी सेल तो आपके चले गए, यहाँ से आउट हो गए, ठीक है, ओके। बचा क्या आपका, हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आप ये बताइए कि आपने यूनिट 4 के सारे लेक्चर देखे, उसमें कभी भी आपको साइको न्यूरो इम्यूनिटी की बात हमने कहीं भी की थी क्या हमने कहीं भी प्रतिरक्षा की बात की थी हमने आज के पहले इसके टॉपिक में, यूनिट 4 के टॉपिक में हमने कभी भी बात की थी प्रतिरक्षा प्रणाली की, या फिर टी सेल या बी सेल की, नहीं। ये किसका पार्ट है, ये आपके स्ट्रेस यूनिट का पार्ट है, ठीक है ना। जब आपको दबाव महसूस होती है तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इम्यूनिटी वगैरह,
हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जिक्र किया था हमने ग्लैंड्स के जब हम पढ़ रहे थे तब, ठीक है, लेकिन हमने कभी भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ हमने क्या नहीं किया, इसका उल्लेख नहीं किया, ठीक है। दो तरह की होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। किसके नीचे होती है? ये आपके हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और तभी आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है, ये पूरा आपके एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है, पूरा ये कंट्रोल करता है। जितनी भी आपकी ग्रंथियां वगैरह हैं कहाँ से कंट्रोल होती हैं, आपके इसी मास्टर ग्लैंड से कंट्रोल होती है, ठीक है, ओके। तो आपने कहीं भी इसका जिक्र नहीं सुना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। तो मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में फंस गए हैं आप, तो बताइए आप किस पर सेलेक्ट करेंगे? आप ए में सेलेक्ट करेंगे या डी में सेलेक्ट करेंगे? बताइए आप करेंगे किस में सेलेक्ट? आप करेंगे ए में सेलेक्ट, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिपोकैम्पल न्यूरॉन्स इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा है, प्रभावित नहीं होता है। तो हमने जितने भी लेक्चर देखे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, मास्टर ग्लैंड के बारे में, हमने कभी भी इम्यूनिटी की बात नहीं की, हमने कभी भी वहां पे इसकी बात नहीं की, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई संबंध नहीं है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। अभी नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। ऑल राइट, अब रहा आपके पास प्रश्न नंबर 3, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट परीक्षण इन विच वैलिडेशन क्राइटेरियन इज द परफॉर्मेंस इन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज, निम्नांकित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में से किस प्रकार के परीक्षण में वैधीकरण निकष क्राइटेरिया और वैलिडिटी विशिष्ट प्रशिक्षण में निष्पादन होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अचीवमेंट उपलब्धि, एटीट्यूड अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड अभिक्षमता और इंटेलिजेंस, यानी कि आपके पास है चौथा ऑप्शन बुद्धि के रूप में, ठीक है। इसमें से क्या मार्क करेंगे? आपको बताया था बैंक की एग्जाम, ठीक है, और किसी भी रेलवे की एग्जाम में क्या टेस्ट होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। क्यों होता है? ताकि उस एप्टीट्यूड के बाद हमको मालूम पड़े कि आपकी अभिक्षमता के हिसाब से आपको अगर उसी एनवायरनमेंट में ढाला जाए, उसी पर्यावरण में आपको ढाला जाए, तो क्या आप निष्पादन कर पाएंगे या नहीं, परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नांकित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में से किस प्रकार के परीक्षण में वैधीकरण निकष विशिष्ट प्रशिक्षण में निष्पादन होता है। थोड़ा सा प्रश्न इन लोग देखिए अच्छा सा फॉर्म नहीं किया है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन विच वैलिडेशन क्राइटेरियन इज द परफॉर्मेंस, वैलिडिटी कब मालूम पड़ेगी, वैध है या नहीं वैध है, कब मालूम पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया है उसका, परफॉर्मेंस इन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज एप्टीट्यूड। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट उत्तर है, अभिक्षमता इसका सही उत्तर है, ठीक है। जब भी किसकी बात होगी, अब देखिए इंटेलिजेंस से आप कैसे बताएंगे कि किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, एटीट्यूड से भी नहीं बताएंगे उसका कि किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, अचीवमेंट कैसे हो सकता है, क्या उपलब्धि है उससे कैसे मालूम पड़ेगा कि वो किस प्रकार से वहां पे परफॉर्म करेगा उस ट्रेनिंग देने के बाद, लेकिन हमको उसके एप्टीट्यूड से मालूम पड़ जाएगा। इसलिए बैंक की एग्जाम क्या करती है, 120 मिनट में 150 सवाल करवाती है मैथ्स के टफ टफ, ताकि क्या कर सके जो छात्र है, जो कैंडिडेट है, क्या कर सके वो इस प्रकार से बैंक में भी जल्दी जल्दी काम कर सके और लोगों को पैसे बांट सके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, इसका है ऑप्शन नंबर सी एप्टीट्यूड, अभी क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 4। अगेन देखिए रिपीटेड सवाल आपको कराया है ये, when we have passed beyond individualizing then we shall be real persons, ego was the helper, ego is the bar, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, इसका है आपका श्री अरबिंदो, ठीक है, श्री अरविंद, क्या बात है, अरविंद औरबिंदो, ठीक है। उन्होंने कहा था ये कि अब अहम विरोध है, अहम सहायक था, अब अहम विरोध है, ठीक है। क्यों है, क्या है, कैसे है, समय नहीं है, यूनिट 1 में हमको उतना समय जाया करना नहीं है, जितना काम की चीज है हमारी, अगर ये स्टेटमेंट हमको फिर से मिल जाएगा तो इसको हम वहां पे अब्राहम मैस्लो बोल रहे हैं, अरविंद पे टिक कर देंगे हम, बाकी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दर्शन का भाग है, ठीक है। तो आप जीवन भर भी दर्शन पढ़ते रहेंगे तो ये कम नहीं होगा। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। अगला प्रश्न बोलता है इंडिजेनाइजेशन ऑफ रिसर्च वाज प्रपोज्ड फॉर खट खट खट, शोध के देशीकरण, शोध क्या है, रिसर्च है, देशीकरण मतलब हमको क्या कराना है, विदेशी जो चीज है उसको हमको क्या करना है, उसको हमको देशी बनाना है। प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या बताना है, किसी भी चीज का हमने क्या किया है, किसका किया है, यहाँ पे रिसर्च का जो है हमने क्या किया है, इसका देशीकरण किया है। देशीकरण क्या होता है, मान लीजिए यह है आपका मैकडोनल्ड्स का बर्गर, सुना होगा आपने,
इसका हमने देशीकरण किस रूप में किया, हमने दाबेली के रूप में किया है, ठीक है, दाबेली जो मिलती है, ठीक है, ये क्या किया हमने, इसी का देशीकरण हमने कर दिया है, ठीक है। इस बर्गर का हम कुछ बना नहीं सके तो हमने क्या कर दिया, या फिर इसको कह सकते हैं हम जो वड़ा पाव मिलता है ना, वो भी क्या है, इसी का देशीकरण है, सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि क्या भारत के जो लोग हैं उनको मैकडोनल्ड्स ये सब चीजें नहीं पता है, ठीक है। और वहां पे जो क्या मिलता है, वहां पे जो फ्राइज वगैरह मिलती है और जो भी मिलता है, मतलब कुछ भी मिलता होगा, स्नैक्स वगैरह, नाचोस वगैरह जो मिलता है, तो यहाँ के लोग तो, आदमी तो खाएगा नहीं यहाँ का नाचोस, आजकल खाने लगे, वो बात नहीं हो रही, बट उसके लिए क्या बनाया हमने, उसके लिए बनाया हमने समोसा, ठीक है। और हमने क्या बनाया फिर, ब्रेड पकौड़ा, ये सब हमने क्या किया, बनाना स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ के हिसाब से ये क्या है, ये सुटेबल है, ठीक है, इंडिया के हिसाब से सुटेबल है, क्योंकि इंडिया में क्या है, कल्चर अलग है, यहाँ पे क्या है, पाश्चात्य संस्कृति अलग है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। द प्रमोशन ऑफ नेटिव कल्चर, थोड़ा थोड़ा अपना स्व विवेक भी आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, ओके। द प्रमोशन ऑफ नेटिव कल्चर, देशीय संस्कृति का संवर्धन, विश्वसनीयता स्थापित करने में कठिनाई के निराकरण के लिए, प्रदत्त संस्कृति की किसी परिघटना को स्पष्ट करने में आई कठिनाई से पार पाना, और शोध में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च। तो आप जानते हैं कि कल्चर यही है अमेरिका का, ठीक है, और ये है आपका इंडिया का, ठीक है। तो ये दोनों कल्चर में क्या है, काफी ज्यादा विभेदन है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्हीं की सबसे पहले पूजा की जाती है, ठीक है। जनरली बात करें तो, हर किसी के घर में नहीं, बट जनरली बात किया जाए तो इस प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, यहाँ कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। तो आप जानते हैं कोई भी जो टेस्ट बनाते हैं, परीक्षण बनाते हैं, जो यहाँ पे हम अमेरिका में कर सकते हैं, सेम उसको हम जापान में अप्लाई नहीं कर सकते, सेम उसको हम कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं इंडिया में या किसी और अन्य कंट्री में, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे संस्कृति जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम अगर कोई रिसर्च है उसका भी देशीकरण प्रस्ताव किसके लिए करेंगे, प्रदत्त संस्कृति की किसी परिघटना को स्पष्ट करने में आई कठिनाई से पार पाना, ओवरकमिंग डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग फिनोमेना इन अ गिवन कल्चर। किसी भी कल्चर में हमको क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। आप अमेरिका में जो रिसर्च कर रहे हैं, है ना, युवाओं के ऊपर, वो सेम रिसर्च आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी भी हम खोज को या किसी भी रिसर्च को हम देशीकरण कब करेंगे, उसका इंडिजनाइजेशन कब करेंगे, जब क्या करना होगा, हमको उसकी डिफिकल्टी कम करनी होगी, है ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, कठिनाई से पार पाना है हमको, इन एक्सप्लेनिंग फिनोमिना इन अ गिवन कल्चर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शोध का देशीकरण करेंगे। ठीक टेस्ट में भी इसी प्रकार से होता है, इसका भी ध्यान रखें परीक्षणों में, ठीक है। तभी क्या बनाया है इंडिया में, अलग अलग बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं, एक जयपुर वाला भी है, उसको आप ध्यान रखें, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो थोड़ा सा अगर आप स्व विवेक लगाएंगे कि क्यों हो रहा है, जैसे जिस प्रकार से टेस्ट में हम करते हैं, उसका भी टेस्ट का भी क्या होता है, यहाँ पे इंडिजनाइजेशन होता है, यानी कि देशीकरण होता है, क्योंकि अमेरिका का टेस्ट यहाँ पे नहीं चल सकता। अमेरिका के लोग यहाँ पे क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इसलिए हम सेम टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है इसका राइट आंसर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द लिम्बिक सिस्टम, उपबलकुटीय तंत्र, ये बताया था आपको क्या होती है, 5 चीजें इसके अंदर होती है। उपबलकुटीय तंत्र लिम्बिक सिस्टम में सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 5 चीजें कौन कौन सी हैं, उसमें से 3 चीजें हमको यहाँ पे दिख रही हैं, और जो 2 चीजें हमको नहीं दिख रही है वो कौन सी है, वो है आपकी हिपोकैम्पस और दूसरी है आपकी थैलेमस, है ना, अधिष्ठेतक, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपसे द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द लिम्बिक सिस्टम, सबसे बड़ी संरचना कौन सी होती है, हिपोकैम्पस, सिंगुलेट गायरस, फॉर्निक्स और एमिगडाला। सबसे पहली बात तो ये है कि फॉर्निक्स तो आपने नाम सुना नहीं है जब हमने बात की थी उपबलकुटीय तंत्र के बारे में। तो कंफ्यूज किसके बीच में है, आप हैं हिपोकैम्पस के बीच में, सिंगुलेट गायरस के बीच में, और आप कंफ्यूज हैं एमिगडाला के बीच में। दूसरी चीज क्या बच गई, आपके पास बच गई हाइपोथैलेमस, और ये आपने देख लिया थैलेमस, ठीक है, ओके। तो अगर आपको याद होगा, आपको एक चित्र दिखाया गया था, है ना, कि चित्र में सबसे बड़ी संरचना कौन सी होती है, तो नहीं मालूम, भूल गए हैं तो आज नोट कर लीजिए, आज की बात मत भूलिएगा। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द लिम्बिक सिस्टम, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी संरचना क्या होती है आपके लिम्बिक सिस्टम में, आपके उपबलकुटीय तंत्र में। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस जो है, ये क्या है, आपकी सबसे बड़ी संरचना है। अब ये देखिए, ये इमेज, सेम इमेज आपको दिखाया गया था उस लेक्चर के अंदर, तो ये जो आप ये देख रहे हैं पूरा, ये क्या है, ये है आपका सिंगुलेट गायरस, ठीक है। तो ये है आपके उपबलकुटीय तंत्र की सबसे लंबी या सबसे बड़ी संरचना, ठीक है।
ये जो आप देख रहे हैं हिपोकैम्पस, यहाँ पे ये है आपका एमिगडाला, ठीक है, और ये है आपका थैलेमस छोटा सा यहाँ पे, और ये है आपकी हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, और ये है आपका सिंगुलेट गायरस, ठीक है। ये इतना बड़ा सबसे बड़ी संरचना किसमें है, ये जो पूरा देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपका लिम्बिक सिस्टम यानी कि उपवलकुटीय तंत्र। याद करिए आपको सेम लेक्चर में ये भी पूछा था कि ये क्या था आपका, है ना। उत्तर होगा इसका अनुमस्तिष्क, है ना, थोड़ा दिख रहा है हमको यहाँ बेल टाइप का, ठीक है। ओके, कॉर्टेक्स आपका जो वलकुट है यहीं पे आके खत्म हो चुका है, ठीक है। फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, और ये वाला जो होता है साइड वाला कौन सा, टेम्परल लोब, ठीक है। तो सिंगुलेट गायरस जो है सबसे बड़ी संरचना है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी सिंगुलेट गायरस राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ओके, ये सवाल है आपका सुबह शाम पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेक्चर अच्छे से किया है तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको उत्तर देने में, ठीक है। 10 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपने ये देख लिया बस। तो माइलिन शीथ, धवल मज्जा छद, which insulates most axons in CNS is produced by, कौन प्रोड्यूस करता है, ओलिगोडेंड्रो, श्वान, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। तो याद करिए लिम्फोसाइट्स क्या था, समझ में आ रहा है। चीजें आपको यहाँ भी कुछ इस प्रकार का देखने मिलेगा आगे के लेक्चर में, बट अभी के लिए ध्यान रखिए लिम्फोसाइट्स समझ में आ गया आपको, कहाँ पे थे, टी सेल एंड बी सेल, ओके, ठीक है। माइलिन शीथ का निम्नलिखित में से कौन उत्पादन करता है, सीएनएस में अधिकांश अक्षतंतुओं को विलग करने वाली माइलिन शीथ का उत्पादन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, श्वान सेल्स, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो सीएनएस में जो प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं हम ओलिगोडेंड्रोसाइट। श्वान सेल्स जो है कहाँ प्रोड्यूस करती हैं, ये करती हैं आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। कहाँ पे करती हैं, ये करती हैं आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र में, यानी कि आपके पीएनएस में जो करेंगी वो कहलाएंगी आपके श्वान सेल्स, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ करते हैं, आपके सीएनएस में। सीएनएस में क्या आता है, आपका मस्तिष्क आता है, आपका ब्रेन आता है, और आपकी मेरुरज्जु आती है, यानी कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो आती है, ठीक है। ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बाकी के पीएनएस में क्या है, आपका नर्वस सिस्टम में जो सारी चीजें हैं सब किस में आएंगी, वो आपके पीएनएस में आएंगी। अगला सवाल प्रश्न नंबर 8, द ह्यूमन रेटिना कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली, मानव रेटिना में लगभग क्या होते हैं, रॉड्स ज्यादा है या कोन्स, बताइए क्या ज्यादा होते हैं। इसमें ज्यादा होते हैं आपके रॉड्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, 6 मिलियन रॉड, 120 मिलियन कोन्स, ठीक है। तो हमको मालूम है कि क्या होती है जो मानव रेटिना है ना, दृष्टि पटल है। देखिए यहाँ पे दृष्टि पटल नहीं लिखा है, रेटिना लिख दिया है, ठीक है। तो एनटीए आपके साथ कभी भी खेल करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेटिना लिख दिया है यहाँ पे। मानव रेटिना में लगभग खालिस्तान होते हैं, 6 मिलियन रॉड, 120 मिलियन कोन। तो ऑप्शन ए और बी तो ऑलरेडी हट गया, क्योंकि हमको मालूम है क्या होता है, हमने लेक्चर कंप्लीट किया है सेंसरी सिस्टम वाला, हमको मालूम है कि दोनों होते हैं। सी एंड डी में से कुछ एक आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 6 मिलियन कोन्स और 120 मिलियन रॉड्स, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, 6 मिलियन रॉड और 120 मिलियन कोन। आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए कि रॉड ज्यादा होती हैं एंड कोन्स कम होती हैं मानव रेटिना में, और बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिलियन में अक्षर अंक कौन सा बड़ा है। यहाँ कितना बोल रहा है, 6 मिलियन कोन्स बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है 6 मिलियन रॉड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली रॉड ज्यादा है, 120 मिलियन रॉड्स हैं, तो राइट आंसर क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 मिलियन कोन्स एंड 120 मिलियन रॉड्स। मेन मकसद ये है पूछने का कि रॉड ज्यादा होती है या कोन्स, नंबर तो खैर कुछ भी चेंज हो सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एन ईईजी रिकॉर्ड ड्यूरिंग एनआरईएम स्लीप शोज खालिस्तान वेव्स। एनआरईएम निद्रा स्लीप पैटर्न के दौरान ईईजी रिकॉर्ड खालिस्तान तरंगों को दर्शाता है, कौन सी है, डेल्टा, अल्फा, थीटा और बीटा। डेल्टा, अल्फा, थीटा और बीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि ईईजी होता क्या है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम, ठीक है। आपको ये मालूम है कि आपके मस्तिष्क में क्या होती है, आपकी विद्युत एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, सिग्नल्स के फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है आपकी, ठीक है। तो उन्हीं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं हम, क्या लगा के, कुछ यंत्र लगा के मेजर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ये सुंदर सी महिला बैठी हुई है, उसके यहाँ पे क्या लगाए हैं, ये लगाए हैं उन्होंने इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये जो आपका स्कैल्प होता है उस पे लगाते हैं ये इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये हमको क्या बताती है, मेन इसको नोट करिएगा, मेन पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा, ये क्या बताती है, प्रकार्य बताती है, ठीक है। प्रकार्यात्मक होती है ये ईईजी, ठीक है। आपके ब्रेन के फंक्शनल ओवरव्यू हमको मिलता है,
ठीक है, स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना। जो आप देखते हैं, आपको खूबसूरत डायग्राम दिखाते हैं, वो संरचना होती है। ये किसकी बात आएगा, बात करेगा, ये बात करेगा फंक्शनल की। मस्तिष्क किस प्रकार से प्रकार्य कर रहा है, किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये है, दिख रहा है छोटे छोटे क्या लगाए यहाँ पे, इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। तो ये अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, वो सब देखिए यहाँ तार से कनेक्टेड है कंप्यूटर में, तो वहां पे सब वो उनको विजन मिल जाएगा, सब दिख जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोड्स। और इसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफी। ठीक है, जिसमें हमको क्या मिलता है? हमको मस्तिष्क के फंक्शन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। एनआरईएम निद्रा के दौरान ईईजी रिकॉर्ड, ईईजी क्या है मालूम पड़ गया आपको? रिकॉर्ड खालिस्तान तरंगों को दर्शाता है। मतलब ये जो ईईजी है, ये कुछ ना कुछ क्या दर्शाता है? वेव्स दिखाता है, कुछ ना कुछ तरंगों को दर्शाता है। और कौन सी अवस्था में पूछ रहा है? वो पूछ रहा है आपकी निद्रा की अवस्था में, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट एनआरईएम स्लीप के दौरान पूछ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा, अल्फा, थीटा और बीटा, तो इनमें से राइट आंसर क्या है? अभी के लिए आप मान के चलिए ये आपका डेल्टा जो है ये राइट आंसर है, यानी कि एनआरईएम निद्रा के दौरान, एनआरईएम स्लीप के दौरान हमको जो हमारा ईईजी है वो कौन सी वेव्स दर्शाता है? ईईजी दर्शाता है हमको डेल्टा वेव्स, यानी कि डेल्टा तरंग है। वेव्स मालूम है आपको, तरंग दैर्ध्य की जो हमने बात की थी, इस प्रकार से दिखता है हमको, है ना। ये क्या है? ये सभी आपकी तरंग है, ये सभी आपकी वेव्स है। तो कौन सी वेव शो करता है? डेल्टा शो करता है। आगे के वीडियोस में यही बताएंगे आपको कि इसकी रेंज कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक होती है, 4 से 8, 8 से 12, है ना। नींद के बारे में जो हम बात करेंगे, डेल्टा, अल्फा, थीटा और बीटा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स फॉर डेवलपिंग फर्स्ट वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 1937 1939 वर्ल्ड वॉर के दौरान भाई लोग एक्टिव हो गए थे, वॉज टू, क्या करना था? ऑलरेडी आपने यूनिट 3 एंड 6 का लेक्चर देखा है तो कवर हो जाएगा। प्रथम वेक्सलर बुद्धि मापनी को बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? 2021 में भी समझाया था ये, अभी फिर से लेक्चर में किया था और अभी फिर से देख रहे हैं। एक उपयुक्त वयस्क मापनी की आवश्यकता को पूरा करना, मीट द नीड ऑफ एन इफेक्टिव एडल्ट स्केल, ये 100% सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ बोलने बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, जरूरत क्या थी इसकी? वेशलर को क्यों आना पड़ा मैदान में? एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाना क्यों पड़ा? क्योंकि तब तक क्या हो रहा था? IQ इज इक्वल्स टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, ये क्या चल रहा था वहां पे? अनुपात फॉर्मूला चल रहा था, रेशियो फॉर्मूला चल रहा था। ठीक है, लेकिन क्या देखा कि जैसे ही 16 वर्ष के बाद क्या जानते हैं हम, आपकी जो मानसिक आयु है उसको हमने देखा उस प्रकार की ग्रोथ नहीं मिल रही है जैसे हमको पहले 0 से 16 तक वर्षों तक हमको मिल रही थी। इसका मतलब जैसे जैसे आदमी क्या होता है, वयस्क होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, 16/40 गुणा 100 करेंगे इसको आप, तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको? 80। तो क्या जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है उसका IQ घटता जाता है? ये सब सवाल, इस प्रकार के सवाल उत्पन्न होने लगे थे। तो इसीलिए क्या जरूरत पड़ी? एक उपयुक्त वयस्क मापनी की आवश्यकता को पूरा करना था, मीट द नीड ऑफ एन इफेक्टिव एडल्ट स्केल। ठीक है, वयस्कों का इंटेलिजेंस कैसे माप करें हम, है ना। तो ये जो फॉर्मूला था विलियम स्टर्न ने जो बताया था, फिर टर्मेन ने उसको आगे प्रभावित किया, तो ये सब क्या होने लगा वहां पे आके फेल होने लगा। ठीक है, तो क्या था? प्राइमरी, प्राथमिक, है ना। सबसे ज्यादा मेन क्या है? बेसिक। प्रमुख उद्देश्य क्या था? बेसिक उद्देश्य क्या था कि एक इफेक्टिव एडल्ट स्केल हमको चाहिए थी। ठीक है, और ऑप्शन देखें कौन सा एलिमिनेट हो रहा है? डेवलप वाइडली एक्सेप्टेबल स्केल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए व्यापक रूप से स्वीकार्य मापनी विकसित करना। ये तो बात ही नहीं हुई। पहले क्या किया? वेशलर ने पहले एडल्ट के लिए बनाया और उसके बाद में जाके बच्चों के लिए WISC बनाया गया है। हैव स्केल विद एम्फेसिस ऑन स्पीड कंपोनेंट, ये भी कोई बात नहीं है। गति अवयव पर बल देने वाली मापनी तैयार करना, नहीं नहीं, ये कोई बात ही नहीं हुई। प्रोवाइड अ टेस्ट विद इंक्रीज्ड फेस वैलिडिटी, प्रथम दृष्टि वाली उच्च वैधता युक्त एक परीक्षण उपलब्ध कराना, ये भी बात नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि IQ का फॉर्मूला क्या हो रहा था? फेल हो रहा था। ठीक है, ओके, एंड मैं MA दिया है आपको 12 और CA आपको दिया है 16। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? MA अपॉन CA गुणा 100 फॉर्मूले में लगा के आप सॉल्व कर देंगे, 12/16 गुणा 100, इस प्रकार से आप कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है मेंटल एज, आपको दी है 12 और यहाँ पे आपको CA दिया है आपको 20। तो क्या करेंगे आप ये जानते हैं कि आपकी जो बुद्धि है ये क्या नहीं होती है? 16 के ऊपर ये इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, पहले इसको 18 माना जाता था लेकिन अब 16 मानने लगे हैं। ठीक है, 16 के ऊपर इंक्रीज नहीं होती है, इसका ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का, मतलब साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का इस प्रकार से कहना है कि 16 के ऊपर हम बुद्धि को उस प्रकार से ग्रोथ नहीं देखते हैं जैसी हमारी 0 से 16 वर्ष के अंदर में होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए प्रश्न में आपको 12 दी हुई है मेंटल एज,
या फिर मेंटल एज आपको दी हुई है 14, वो सब ठीक है, 16 भी ठीक है ना। लेकिन अगर आपको क्रोनोलॉजिकल एज दिया है आपको 20, 40, 60, 1200, 2000, 4000, 2 लाख, जो भी आपको दिया है, आप हमेशा क्या पुट करेंगे वहां पे, आप सीए की जगह पे हमेशा 16 पुट करेंगे। जैसा कि आपका टेस्ट नंबर 007 में एक प्रश्न था, आईक्यू एमए आपको दिया हुआ था 16 और सीए आपको दिया हुआ था 20। सेम सवाल आपका रिपीट हुआ है 2021 में, और अभी जो पश्चिम बंगाल का सेट हुआ वीबी सेट, उसमें भी ये सवाल पूछा गया। सवाल जो है प्रथम दृष्टया देखने में काफी इजी लगता है, लेकिन क्या करना है, अपने आप को सामान्य रखना है, अपने आप को नॉर्मल रखना है, मुझे सब आता है ऐसा प्रस्तुत नहीं करना है। जो प्रश्न पूछा है वो बताना है लेक्चर को देख के और अपने स्वविवेक से, ठीक है। तो 16/16 गुणित 100, 16 से 16 कैंसिल, 100 जो है उस व्यक्ति का आईक्यू हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है। ये क्लियर है तो इसको आप ध्यान रखेंगे आप जीवन भर के लिए, ठीक है। और इसी की फेलियर की वजह से ये जो आपका रेशियो फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं रेशियो फॉर्मूला। इस रेशियो फॉर्मूला के फेलियर की वजह से ही क्या हुआ, आपका आईक्यू आया, आईक्यू ये जो कर्व बनाते हैं एनपीसी, ये आया, फिर क्या आया आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी आया, एसडी भी आया, ठीक है। वो किस प्रकार से बनता है वो भी आगे के लेक्चर में देखेंगे हम। 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, तो ये पूरी कहानी कवर करेंगे हम लेक्चर्स के अंदर, तो डोंट वरी। अभी के लिए इतना समझिए कि आपको जो बता दिया गया है वो नोट कर लीजिए। द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसलेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, संवेदी सूचना को, इनटू अ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन दैट वी प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभूत संवेदी सूचना को सार्थक प्रस्तुति के रूप में संसाधित करते हैं, ठीक है। सिमेंटिक एनकोडिंग, एपिसोडिक डिकोडिंग, प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रैग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन, साध्यात्मक प्रस्तुति, प्रयोगमूलक प्रस्तुति, घटनात्मक कूटानुवाद या फिर शब्दार्थ विषय का कूट संकेतन। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये। क्या पूछ रहा है कि कोई भी सूचना आपके संवेदी में आ रही है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, एक सार्थक प्रस्तुति के रूप में संसाधित करते हैं, प्रोसेस करते हैं। कैसे, आप उसको जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या बना लेते हैं, आप मीनिंग उसको दे देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीमेंटिक एनकोडिंग, शब्दार्थ विषयक कूट संकेतन। जैसे मान लीजिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपकी आईज से क्या जा रही है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है, आपके ईयर से एमआईएस से होते हुए इंफॉर्मेशन जा रही है आपके वलकुट तक, कॉर्टेक्स तक, सेम इसी प्रकार से। तो इसको क्या कर रहे हैं आप, एक दे रहे हैं खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन, मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, सार्थक प्रस्तुति के रूप में क्या कर रहे हैं आप इसको अपनी स्मृति में संसाधित कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की, ये एक प्रकार की सिमेंटिक एनकोडिंग है, शब्दार्थ विषय का कूट संकेतन है। 3 तरह की स्टेजेस होती हैं एनकोडिंग। सबसे पहले क्या करते हैं आप, कूट संकेतन करते हैं, फिर करते हैं उसका स्टोरेज, ठीक है, उसका भंडारण करते हैं, और फिर क्या करते हैं उसी भंडारण से वापस खींचते हैं, पुनरुद्धार करते हैं, रिट्रीवल करते हैं, ठीक है। ईएसआर, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शब्दार्थ विषय का कूट संकेतन। ओके, अगला सवाल, इसको भी हमने समझ के रखा है ऑलरेडी। क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कौन सा कथन प्रकृत प्रायिकता वक्र पर लागू नहीं होता है। प्रकृत प्रायिकता वक्र क्या होता है आपका, ये जहां पे क्या होता है, इस प्रकार से सेंटर आपको मिलता है 0। इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है, यह घंटी के आकार का है, इसका वैषम्य 0 है, इसकी वक्रता 0 होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है बट फिर भी देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है, मतलब मान लीजिए अगर आपने पेपर में इस तरह का डायग्राम बनाया है, ये ऐसा डायग्राम बनाया है आपने, और आपने काटा है इसको इस प्रकार से कैंची से, यहाँ से यहाँ पूरा इस तरह से काट दिया, और अब इसको आप फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे क्या करेगा, ये ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है। एनपीसी दिखता कैसे है, एनपीसी दिखता है इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या आपको लगता है ये घंटी के आकार का है, ये यस, ये घंटी के आकार का भी है, ठीक है। और इट्स स्क्यूनेस इज 0, इसका वैषम्य कैसा है, इसका वैषम्य 0 है, ठीक है। इट्स स्क्यूनेस इज 0, वैषम्य कैसा है इसका 0 है, घंटी के आकार का भी है और द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है, मतलब 1 2 3 है। क्या पूछ रहा है, लागू नहीं होता है। तो क्या लागू नहीं होता है, इट्स कर्टोसिस इज 0, इसका कर्टोसिस जो है 0 है, इसकी वक्रता 0 होती है। क्या आपको लग रहा है, ये वक्रता नाम ही है प्रायिकता वक्र है ना, तो इसकी कर्टोसिस क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसकी वक्रता क्या है, 0 होती है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। प्रश्न नंबर 13 पूछता है, इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप
एन एग्जामिनी स्कोर्स 1 SD above the mean, what shall be his percentile score? प्रकृत प्रायिकता वितरण वाले समूह में किसी परीक्षार्थी को औसत से 1 SD अधिक अंक प्राप्त होता है, उसका प्रतिशतांक मूल्य क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रकृत प्रायिकता वितरण। ये होता क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप होता क्या है। ऑलराइट, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपका नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो आपका प्रकृत प्रायिकता यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो आपका आईक्यू को लेके, वेशलर के स्केल को लेके, एसडी को लेके जो सारे डाउट्स थे वो इस लेक्चर के बाद, थोड़े से लंबे वीडियो के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए एक एक चीज देखते हैं। ये दिया है क्या आपको, ये दी है आपको पॉपुलेशन, यानी कि ये दी है आपको जनसंख्या। तो आप वीडियो में, सॉरी, आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, खूबसूरत सी हैंडराइटिंग से आप इस प्रकार से ये नोट कर लेंगे, ये कर्व बना लेंगे इसी प्रकार से, ताकि आप कभी भी इस चीज को भूलेंगे नहीं। इसको और क्या कहा जाता है, नॉर्मल कर्व भी कहा जाता है, बेल कर्व भी कहा जाता है, इस कर्व की बात हो रही है, गॉसियन कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, और एनपीसी तो कहा जाता ही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये दिया है आपको पॉपुलेशन, यानी कि आपको दी हुई है यहाँ पे जनसंख्या, जनसंख्या का परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, ये जो नीचे है ये है आपके आईक्यू स्कोर्स। ठीक है, ये इस तरह से आईक्यू क्या हो रहा है आपका यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हम बात करेंगे, ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 0 1 2 3 -1 -2 -3। अभी समझ लीजिए इस प्रकार से ही क्या कैसे होता है, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमारा जो इस नॉर्मल कर्व में मीन भी हमको यही मिलेगा, मध्यांक वगैरह, मीडियन और मोड, है ना, सारी चीजें कहाँ मिलेगी हमको, यहाँ पे ये सेंटर में मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपकी कक्षा में मान लीजिए 100 लोग हैं। ठीक है, उनका टेस्ट होता है किसका, उनका टेस्ट होता है साइकोलॉजी का। आपकी कक्षा में 100 लोग हैं मास्टर्स में, उसमें 100 लोगों का टेस्ट होता है साइकोलॉजी का। तो उसमें से आप बताइए अधिकतर लोग कौन से ग्रेड में फॉल करेंगे, अधिकतर फॉल करते हैं आपके 60 से 70 मार्क्स के बीच में। ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पे फॉल करते हैं, 55 से 70 समझ लेते हैं, 55 से 70 सबसे ज्यादा फॉल करते हैं। ठीक है, 85 टू 99 में थोड़े कम फॉलो करते हैं, और आपके 33 से 50 में भी कम फॉलो करते हैं, है ना। मेन कहाँ पे आपके गिरते हैं बच्चे, आपके मेन बच्चे गिरते हैं यहाँ पे 55 या 60 से 70 के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, किसी भी जगह पे यही होता है। ठीक है, टॉपर लोग भी कम होते हैं, 85 से 99% या मार्क्स लाएंगे, और फेल वाले जो होते हैं 33 से 50 के बीच बच्चे, या कमजोर जो बच्चे रहते हैं विषय में, वो भी कम रहते हैं। सबसे ज्यादा हमको देखने कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है बीच में, यानी कि ये 55 से 70 के बीच में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन लोगों का जो आईक्यू है, या ये क्या है, ये नॉर्मल एवरेज है। ठीक है, ओके, तो वही बात करते हैं अब हम पॉपुलेशन के बारे में। ठीक इसी प्रकार से पॉपुलेशन में देखिए सबसे ज्यादा ये है आपका 100। ठीक है, 100 का आईक्यू है, देख रहे हैं 100 के आईक्यू के पास बहुत सारे लोग हैं, है ना। 145 वाले देखिए कितने कम है यहाँ पे, है ना, और 55 वाले भी देखिए बहुत ज्यादा कम है। ठीक है ना, 55 या 55 से नीचे। लेकिन सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा आपके 85 से 115 के बीच में। ठीक है, 85 से 115 के बीच में बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो आपकी क्लास में कितने लाते हैं, 60 से 70% मार्क्स लाते हैं। ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं 55 से 70 लाते हैं, और ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं 80 से 90 मार्क्स ये लाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1 2 एंड 3। तो जो बीच वाले लोग हैं, जो एवरेज लोग हैं, वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन में, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंडिया की हो, ठीक है, या किसी भी जापान की हो, किसी भी पॉपुलेशन में क्या होगा, हमको यही कर्व हमेशा देखने को मिलता है। किसी की चीज की भी बात करें, पढ़ाई हो, किसी भी चीज के बारे में बात करें। ठीक है, अधिकतर लोग कहाँ फॉल करेंगे, अधिकतर लोग यहाँ बीच में फॉल करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर। ऑलराइट, क्लियर है अभी तक। ठीक है, मान के चलते हैं, हम बात करते हैं अभी धर्म की। ठीक है, एक धर्म है धर्म 1 और एक धर्म है धर्म 2। ठीक है, ओके, तो अब पूछा जाएगा, सवाल यह है कि धर्म अच्छा कौन सा है। ठीक है, सभी अपना धर्म बोलेंगे, लेकिन एक समझदार नागरिक क्या बोलेगा कि दोनों ही धर्म बराबर हैं। ठीक है, अधिकतर लोग क्या बोलेंगे, अधिकतर लोग फॉल करेंगे इस ब्रैकेट में। हम इंडिया की ही बात करते हैं, तो अधिकतर लोग क्या बोलेंगे, कोई भी धर्म है, सब एक बराबर है, इसी प्रकार से है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो क्या करेंगे, एक धर्म के लिए बहुत ज्यादा, मतलब वन धर्म वाले होंगे कुछ लोग,
और कुछ लोग होंगे यहाँ पे 2 धर्म वाले, ठीक है ना, 1 and 2 वाले। तो ये क्या होंगे, बहुत कम होंगे, लेकिन इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी। ज्यादा पॉपुलेशन किनकी होगी, जो चाहते हैं कि 1 and 2 दोनों धर्म क्या करें, यहाँ पे एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो इसी प्रकार से आईक्यू भी होता है। नॉर्मल आईक्यू वाले लोग जो होते हैं हमको क्या मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं, 185 से 115 के बीच बहुत ज्यादा नॉर्मल आईक्यू कहा जाता है, ठीक है। 130 से ऊपर हमको मिलते हैं हाई आईक्यू वाले, यहाँ पे कम लोग, और यहाँ पे भी हमको मिलते हैं 55-70 के बीच भी यहाँ पे कम लोग, ठीक है। ओके, तो इसी को एनपीसी से दर्शाया गया है, इसी को बेल कर्व से दर्शाया गया है, इसी को गॉसियन कर्व से दर्शाया गया है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, इस वितरण के माध्यम से, ठीक है। ओके, तो जिन्होंने भी ये ग्राफ बनाया है इनको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आज हमारे ये काम आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 0 से 15 लोग यहाँ पे। हाँ, ये जो SD15 है ये किसमें आता है, ये आता है आपके वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में, ठीक है। डेविड वेशलर इनका पूरा नाम है, डेविड वेशलर। ये क्या बताया था इन्होंने बनाया था इंटेलिजेंस स्केल। क्यों, क्योंकि हम क्या था वहां पे, तब एडल्ट का इंटेलिजेंस निकालने के लिए, उनकी बुद्धि लब्धि वगैरह बताने के लिए कुछ भी साधन नहीं था, ठीक है। तो एडल्ट की बुद्धि का मापन करने के लिए क्या बनाया, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अधिकतर लोग कहाँ फॉल करेंगे, अधिकतर लोग फॉल करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन कितना जा रहा है, +1 +2 एंड +3, मतलब 15 लोग प्लस 15 लोग और प्लस 15 लोग, 100 प्लस 15 115, फर्स्ट +1, फिर 115 से 130 के अंदर +2, और फिर यहाँ पे आपका +3। सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपका माइनस कर देंगे, 100 में से 0 से -1 तक 85 लोग, -1 से -2 में 85 से 15 गए 70, और यहाँ -2 से -3 के बीच में 70 से 15 गए तो 55 लोग, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। डिविएट मतलब क्या होता है, डिविएट मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है। मतलब या फिर ये पॉइंट से क्या हो गया, गेंद आई यहाँ पे और ये वस्तु रखी थी, इसको क्या हो गया, धक्का लग के ये आगे चली गई, मतलब अपने पॉइंट से क्या हो गई, ये डिविएट हो गई, यानी कि ये भटक गई, ठीक है ना। अरे मैं डिविएट हो गया मतलब मैं रास्ते से भटक गया, ठीक है। ओके, तो वहीं पे देखिए आईक्यू कितना है अभी आपका यहाँ पे 100 है, ठीक है। 0 पे कितना है आपका आईक्यू, यहाँ पे 100 है। अब जिसका आईक्यू मान लीजिए, एक लड़का है जिसका नाम है एक्स, उसका आईक्यू है 100, ठीक है। मान लीजिए दूसरा लड़का है जिसका आईक्यू है कितना, 115, ठीक है, 115। तो यहाँ पे क्या हो गया, +1 आ चुका है, वो क्या हो चुका है, ये पूरा रास्ता उसने तय कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक वो आ चुका है या फिर भटक चुका है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको ध्यान रखिएगा, मतलब आईक्यू या फिर मान लीजिए यहाँ कुछ दूसरी चीज भी दी हुई है, तो वो सब क्या करेगी, डिविएट करेगी, है ना। तो 100 वाले में जिन लोगों को काउंट करेंगे उनको हम 115 में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ +1 दिया हुआ है और सेम लागू हो जाएगा आपके यहाँ पे कम आईक्यू के लिए भी, ठीक है। ओके, तो आपको मालूम है, आप पेपर 1 के बारे में पढ़ते हैं, दो चीजें होती हैं, क्या होती है, एक होता है आपका सैंपल, ठीक है, और एक होती है आपकी पॉपुलेशन, यानी कि आपकी जनसंख्या होती है यहाँ पे, ठीक है। और इसी जनसंख्या से, इसी पॉपुलेशन से क्या लेते हैं, आप लेते हैं सैंपल। और ये सैंपल कैसा होता है, जो इन सभी लोगों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है, परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, कहानी स्टार्ट होगी अगेन फिर से, इस 0 से ये +1 और इस 0 से ये -1, इसके बीच में हमारे पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उसके बीच में कितने प्रतिशत लोग आते हैं, इसके बीच में आते हैं आपके 68.26%, ठीक है। ध्यान रखिए ये डेटा किसका है, ये पॉपुलेशन का डेटा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, सैंपल की बात नहीं हो रही, या किसी भी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन की बात हो रही है, परसेंटेज में हमेशा आंकड़ा चलेगा, ठीक है। क्लास के 100 बच्चों की बात करेंगे तो 100 बच्चे क्या है हमारे पास, एक ग्रुप है, एक सैंपल है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यानी ऐसे इंडिया में कितने लोग हैं, 68.26% लोग हैं जिनका आईक्यू कितना है, जिनका आईक्यू आपके 85 से लेके 115 है। फिर से सुनिए ध्यान से, हमारे भारत में या किसी भी एक्स कंट्री में 85 से लेके 115 के बीच, जो सामान्य कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है, उतना आईक्यू कितने लोगों के पास है, 68.26% लोगों के पास ऐसा आईक्यू है ना। मतलब 1 स्टैंडर्ड डिविएशन कह सकते हैं हम, है ना। 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच कितना है हमारा, 68.26%, ठीक है। ओके, अब देखिए आपका दूसरा है, कौन सा वाला, दूसरा है आपका ये,
टू स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 70 से 130 के बीच कितने लोग आ रहे हैं, आपके आते हैं 95.44%। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, टू स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हो रही है। ठीक है, 70 से 135 के बीच कितने लोग आते हैं, 95.4% लोग आते हैं। मतलब पॉपुलेशन कितनी है, 100% है, उसमें से 95.44% कितने लोग हैं जो किसके बीच में आ रहे हैं, 70 से लेके 135 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे लोग जो 135 के भी ऊपर हैं वो कितने लोग हैं, इस प्रकार से 2.4% है ना, और जो कम है 70 से वो भी कितने हैं, 2.14% और 0.13%। इस प्रकार की बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ गए इतना आप, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे काफी कम लोग होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं, 55 से भी कम आईक्यू है उनका, 70 से भी कम आईक्यू है, ऐसे भी हमको सिर्फ 2% लोग देखने मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेन हमको कहाँ मिल रहे हैं, मेन हमको मिल रहे हैं विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, कितना हमको मिल रहा है, 68.26, और 2 में कितना मिल रहा है हमको, 95.44। मतलब एक कदम जब हम इस तरफ आगे जाएंगे और एक कदम इस तरफ आगे जाएंगे तो कितना मिल रहा है हमको, 68.26 मिल रहा है। 2 कदम इस तरफ आगे जाएंगे, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जाएंगे इस तरफ भी, तो कितना मिल रहा है हमको, 95.44% मिल रहा है। अगर हम बात करें प्लस में बात करेंगे, केवल इतना अगर हम जाएंगे तो इतने में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनका 100 से 115 के बीच है, वो है केवल 34.13%, है ना। और इस तरफ भी 85 से 100 के बीच में कितने हैं, केवल और केवल 34.3% पॉपुलेशन है। ठीक है, ओके, सेम उसी प्रकार से अगला आएंगे तो 13.59, और यहाँ पे भी 13.59, यहाँ पे आपके 2 और यहाँ पे नेग्लिजिबल। ठीक है, हमको काम कितना है, मेनली -1 2 3 इनका ही काम है। ठीक है, ओके, तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ चुके हैं आप, प्रायिकता वक्र के बारे में समझ चुके हैं, प्रायिकता वक्र वितरण के बारे में आप समझ चुके हैं। ठीक है, और कुछ बात यहाँ भी काम की है क्या, नहीं, बस ये आंकड़े ध्यान रखिए, इसको याद रख लीजिए, 34.3 दोनों में 68.26, इनमें 95.44, 2 13 13 2.4। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, ये सममित है ना, जो अभी हमने सॉल्व किया था एनपीसी के बारे में, बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब यहां से लेके यहां तक कितने परसेंट लोग होंगे, 50%, इनको जोड़ लीजिएगा, और यहां से यहां तक कितने लोग होंगे, यहां भी 50% होंगे। तो इस 50 और 50 को जब हम काट के ऐसे ज्वाइन करेंगे आपस में तो क्या होगा, ये सममित हो जाएगा, सिमेट्री दिखाएगा। ठीक है, समझ गए ना, इस तरफ भी कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, 50% लोग हैं, और इस तरफ भी 50% लोग हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। मीन कितना है हमारा यहाँ पे, एस डी कितना है, 0 है ना, 0 है, और एस डी कितना है, -1 -2 -3 और +1। एस डी कितना है यहाँ पे हमारा, 15 का। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है हमारा, 15 है, यानी हर 15 पॉइंट के बाद हमको क्या मिलेगा, एक नया डिविएशन मिलेगा, हर 15 पॉइंट के बाद हमको नया आईक्यू मिलेगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम किसकी, वेस्लर की स्केल की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है हमारे पास, स्टैंडर्ड डिविएशन है हमारे पास 15, यानी हर 15 नंबर के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको नया आईक्यू मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगर इनकी हम स्केल ड्रॉ करते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा आपका, यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा ड्राइंग के लिए माफी चाहते हैं, है ना। ये आएगा आपका बीच वाला। ठीक है, ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हमने बना दिया, मतलब यहाँ पे कितना है, 100 आईक्यू वाले लोग हैं, मतलब इनका आईक्यू कितना होगा, इनका आईक्यू होगा 100। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जितने लोग होंगे, ये कितने लोग होंगे, यहाँ पे 50% लोग होंगे पॉपुलेशन के, और यहाँ पे भी कितने लोग होंगे, यहाँ पे भी 50% लोग होंगे इतने पूरे में। इस लाइन के इस तरफ 50% मिलेगा, और इस लाइन के भी, इस लाइन के इस तरफ भी कितना मिलेगा, आप डेटा हमको 50% डेटा मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके, अभी आपने कितना देख लिया, अभी आपने देख लिया यहाँ पे 50-50% डेटा आपने देख लिया है। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं एक, पहले आगे चलते हैं, एक स्टैंडर्ड डिविएशन हम चलते हैं आगे, है ना। एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे चलेंगे तो कितना आईक्यू मिलेगा हमको, एसडी कितना है हमारा, 15 है। ठीक है, तो 115 मिलेगा, और वही अगर हम एक पीछे आते हैं तो कितना मिल रहा है हमको, यहाँ पे एक पीछे आ गए तो हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 85 मिल रहा है। 100 में से 15 गया 85, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115। ठीक है, ओके, यहाँ पे कितने लोग मिल रहे थे हमको, यहाँ पे मिल रहे हैं हमको 34 पॉइंट समथिंग %, और यहाँ पे भी सेम 34 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, इतना क्लियर है।
मतलब यहाँ पे कितने मिल रहे हैं हमको, 34 लोग मिल रहे हैं हमारे सैंपल में से, ठीक है, 34%। और इन दोनों में कितने मिलते हैं, 68.26 मिलते हैं, ठीक है। ये है आपका -1, ये है आपका +1। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब हमारा जो IQ है ये है 0। यहाँ से हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे जाएंगे तो कितना मिल रहा है हमको स्कोर, IQ स्कोर कितना मिल रहा है हमको, मिल रहा है 115 का। और एक पीछे आ रहे हैं तो IQ स्कोर कितने का मिल रहा है हमको, 85 का मिल रहा है, ठीक है। 34% लोग इस तरफ आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं और आगे, +2 पे चलते हैं हम, +2 पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम +2 पे, और ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा -2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, और यहाँ कितना हो जाएगा 130, है ना। ओके, तो इसके बीच में कितने लोग मिलते हैं हमको, हमको मिलते हैं समथिंग 13.59% लोग मिलते हैं, और यहाँ भी हमको 13.59% लोग मिलते हैं, ठीक है। मतलब 70 से, ध्यान दीजिए, 70 से 85 में कितने लोग हैं, 13.59, और 115 से 130 के बीच में कितने हैं, 13.59। 100 से 115 के बीच में कितने हैं, 34.2613, और यहाँ पे जो है 85 से 100 के बीच में कितने हैं, 34.13। इस प्रकार के लोग हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका +2, और एक और आ जाएंगे हम यहाँ पे आगे, ठीक है, 55 पे आ जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा +3, है ना। ओके, उतने बाद के डेटा हमको काम का नहीं है, क्योंकि कभी भी हम पूरे पॉपुलेशन का डेटा हम निकाल सकते नहीं है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए जिसके हम घर में गए हैं, है ना, जब तक हमारा डेटा कलेक्ट होगा उसके यहाँ पे कोई और नया मेहमान आ जाएगा, या उसकी शादी हो जाएगी, या वहाँ किसी की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी पॉपुलेशन का पूरा डेटा हमको मिलता नहीं है, वो संभव नहीं है एक मानव के तौर पे होते हुए, ठीक है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये समझ गए आप। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका IQ, यहाँ हो जाएगा 145 का, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 55 का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इमेज में सेम हमने वही इमेज जैसा यहाँ पे है उसी प्रकार से मिलता जुलता सेम इमेज हमने कहाँ पे बना लिया है, हमने हमारे काली स्क्रीन के ऊपर बना लिया है, ठीक है। तो कुछ उसी प्रकार का सेम इमेज हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 13.359, 13.413। और यहाँ पे कितने होते हैं आपके, यहाँ पे होते हैं आपके 2.14%, यहाँ पे भी 2.14%, और यहाँ पे हमको कितना मिलता है 0.13, ऐसा इस प्रकार से मिलता है। मतलब 145 के ऊपर IQ वाले कितने होंगे, 0.13 होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ना के बराबर ऐसे लोग होते हैं। 150 करोड़ में आप लगा लीजिए 0.13 कितना होता है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो 55 से 70 के बीच कितने लोग मिलेंगे, 2.14%, 70 से 85 के बीच 13.59, और 34.13 मिलेंगे 85 से 100 के बीच में। क्योंकि ये क्या है, एक बायलैटरली सिमेट्रिक कर्व है, तो क्या होगा, जैसा डेटा इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेम वहीं पे होगा। तो देखिए 34.13 यहाँ भी है, 13.59 और 2.14, और यहाँ पे 0.13। 50% पॉपुलेशन हमारी कर्व के इस तरफ है, और 50% पॉपुलेशन हमारी कर्व के इस तरफ है, ठीक है। SD हमारा 15 है, मतलब हर +1 पे क्या करना है हमको, हमारे IQ में कितना जोड़ना है, हर +1 पे हमको 115, सॉरी मतलब 15 जोड़ना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 115, और हर -1 में क्या करना है हमको 100 में से 15 माइनस करना है, मतलब कितना हो जाएगा 85, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन +1 मतलब कितना हो रहा है, हम 15 ऊपर जा रहे हैं, यानी 115 पे हम आ चुके हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन -1 कितना हुआ, 15 हमने माइनस कर दिया। अगर आपसे बोला जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कम करना है, तो कितना आ जाएंगे हम, 100 माइनस पहले 15, फिर दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन 1, और ये 2, ठीक है। 85 हम कितने पे आ जाएंगे, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब 70 हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप अभी तक क्लियर है, आप यहाँ तक बने हुए हैं, सब चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे हम उन 100 लोगों की जो है आपकी क्लास में क्या दे रहे हैं, गलत डायग्राम, जो आपकी क्लास में क्या दे रहे हैं, साइकोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं, साइकोलॉजी की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जाके बना है ये डायग्राम, ठीक है। ओके, यहाँ पे उस एग्जाम में ये है आपका कितना, ये है आपका 60 स्कोर, इतना क्या है आपका, ये एवरेज स्कोर है। हर बच्चे ने कितना स्कोर किया है आपका, लगभग लगभग 60 आपने स्कोर किया है। SD मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, हम 10 का है तो यहाँ 70, यहाँ पे है आपका ये 50, ठीक है। SD कितना है हमारा, SD हमारा 10 है। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, हर 10 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 40, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 80। यहाँ पे करेंगे -3 आएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30, और यहाँ पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 90 का, ठीक है।
ओके, एवरेज कितना है हमारा, एवरेज है 60 है, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए क्लास में कितने बच्चे हैं, सैंपल n कितना है हमारा, n है 100, सैंपल जो है हमारा 100 लोगों का है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, मतलब इस ये कर्व क्या बता रहा है हमको, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो कर्व है, ये जो एनपीसी है, ये क्या बता रहा है हमको कि 50 100 में से 50 बच्चे कर्व के इस तरफ हैं और 50 बच्चे कर्व के इस तरफ हैं, यानी कि 50 बच्चे हमको यहाँ पे मिलेंगे, ये पूरा यहाँ तक 50 बच्चे इसका स्कोर इस तरफ है, और 50 बच्चों का स्कोर कितना है, अगले 50 जो है वो इस तरफ है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक आप, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 50-50 बच्चे किस तरफ है, कर्व के इस तरफ है और कर्व के इस तरफ है। यहां से लेके यहां तक 50 बच्चे हैं और यहां से यहां तक लेके भी कितने हैं, 50 बच्चे हैं, क्योंकि किस प्रकार का कर्व है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, एनपीसी कर्व है, ठीक है। यहाँ वितरण कैसा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे, हम यहाँ पे बांटते हैं किस प्रकार से हमारे वो वाले कर्व में था, उसी प्रकार से यहाँ पे बांटते हैं, ठीक है। वन स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, वन स्टैंडर्ड डिविएशन में कितने होते हैं हमारे पास, मतलब यहाँ पे कितने लोग होंगे हमारे पास जो 50 से 60 स्कोर करेंगे, कितने लोग होंगे यहाँ पे, 34 लोग होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ परसेंट, फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पर परसेंट की, प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखें आप, ठीक है। यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपके सैंपल की। सैंपल का साइज क्या है हमारे, सैंपल का साइज है हमारे 100, मतलब हमको जितने भी आंकड़े मिलेंगे सब संपूर्ण पूर्ण आंकड़े मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, सैंपल कितना है, n है हमारा 100, तो 50 से 60 के बीच जो बच्चों ने स्कोर किया वो कितने बच्चे रहेंगे, 34 बच्चे रहेंगे, ठीक है। फिर 40 से 50 के बीच में जो स्कोर किया बच्चों ने वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 14, क्योंकि हमने देखा था 13.59, राउंड करेंगे 14। और 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे स्कोर करेंगे, यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं 2 बच्चे केवल, ठीक है। जरा इनको जोड़ेंगे, 34 प्लस 14 कितना हुआ, प्लस 2 कितना हुआ, हमको मिलता है हमारे पहले 50 बच्चे, ठीक है। इस प्रकार से बांटा जाता है, इस प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे हम +1, इस तरफ बात करेंगे, प्लस की बात करेंगे या माइनस की, ठीक है। तो 60 से 70 के बीच में कितने बच्चे होंगे, 60 से 70 के बीच जो मार्क्स लाए हैं वो भी होंगे कितने, 34 बच्चे हमारे, ठीक है। फिर अगला आता है 70 से 80 के बीच कितने बच्चे लाए होंगे स्कोर, 70 से 80 के बीच हमको स्कोर मिला होगा फिर से अगेन यहाँ पे 14 बच्चों का। और फिर 80 से 90 भी कितने कम बच्चे लाए होंगे, केवल 2 बच्चे लाए, ठीक है। तो ऐसा भी होता होगा आपकी कक्षा में, तो 34 और 14 कितना हुआ, +2 कितना हुआ, यहाँ पे भी अगले 50 हमको मिल गए, मतलब कर्व के इस तरफ भी 50 लोग हैं और कर्व के इस तरफ भी कितने लोग हैं हमारे यहाँ पे, 50 लोग हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मान लीजिए ये कहा जाता है, ये है आपका +1 SD, ये है +2 और ये है आपका +3, -1 -2 -3। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओके, तो अगर कहा जाएगा कि एलेक्जेंडर का स्कोर कितना है, एलेक्जेंडर का स्कोर है 70, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलेक्जेंडर का स्कोर कितना है, 70 है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है उसका परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक या परसेंटाइल स्कोर, या क्या बताना है आपको, इसका प्रतिशतांक बताना है आपको, ठीक है, कि हमारा परसेंटाइल स्कोर क्या है। हम नेट में स्कोर करेंगे, यानी 99.9% जो है वो क्या होता है, परसेंटाइल स्कोर की बात हो रही है, परसेंटाइल रैंक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए इस कक्षा में जिसमें 100 लोग हैं उसमें एक बालक है जिसका नाम है एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर ने 70 नंबर स्कोर किए हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कि उसका परसेंटाइल रैंक क्या है या उसका परसेंटाइल स्कोर क्या है हमारे एलेक्जेंडर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, परसेंटाइल मतलब वो कहाँ पे स्टैंड करता है, वो स्टैंड करता है इस वाले डिविएशन पे, है ना, यानी 1 SD पे स्टैंड करता है वो 70 नंबर पे, ठीक है। मतलब वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे है वो उसका स्कोर, यहाँ पे खड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो इतने सारे लोगों से क्या है, आगे है ना, यहाँ से लेके ये पूरे जितने भी लोग होंगे यहाँ तक, है ना, इतने लोगों से वो क्या होगा, वो आगे होगा, ठीक है। क्लियर है, परसेंटाइल मतलब आप कितने लोगों के आगे हैं या आपसे पीछे कितने लोग हैं। ऐसे याद रखिए कि आप कितने लोगों से आगे हैं, ठीक है, 10 लोगों में से आप कितना आगे हैं, ठीक है,
या आप 9वें नंबर पे हैं, 8वें नंबर पे हैं, 7वें नंबर पे, कितने लोगों से आप आगे हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 70 उसका क्या है, उसका स्कोर है। अब यहाँ पूछा जा रहा है उसका परसेंटाइल क्या है वो बताइए। तो परसेंटाइल आसानी से हम ऐसे निकाल लेंगे कि उसके पीछे कितने लोग हैं उनको काउंट करके। चलिए काउंट करते हैं, 2 + 14 + 34 कितना मिल गया हमको, 50 तो मिल गया, 50। और यहाँ पे 1 डिविएशन आगे है, 50 + 34 कितना हुआ, 50 + 34 0 4 5 और 3 8, यानी कि कितना हो रहा है यहाँ पे हो रहा है आपका 84। यानी कि वो कितना है अपनी क्लास में 84 लोगों से आगे स्कोर कर रहा है, ठीक है। ओके, मान लीजिए एक है लड़की जिसका नाम है सुनीता, उसका स्कोर कितना है, उसका स्कोर है मान लीजिए 50, ठीक है, उसका स्कोर कितना है 50। अब उसका परसेंटाइल कैसे निकालेंगे आप, उसका परसेंटाइल कहाँ गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, इस वाले इस पे, ये वाले इस पे, मतलब इतने लोगों से आगे है वो, कितने लोगों से, 2 और 14, ठीक है, यानी कि 16। तो उसका परसेंटाइल रैंक कितना होगा, उसका परसेंटाइल रैंक होगा यहाँ पे 16, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। और वही मान लीजिए किसी का स्कोर आया है 90, ठीक है, किसी का स्कोर कितना आया है, 90 आया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे उसका कि उसका 99.9% है परसेंटाइल है, या फिर उसका 100 परसेंटाइल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तो कुछ डेटा होगा आगे, है ना, इस प्रकार से कह सकते हैं हम। नहीं भी होगा डेटा बट उसका वो मतलब नहीं है, 90 पूछेगा नहीं कभी आपसे, बस मेन पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। 70 पे ध्यान दीजिए, 50 पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। परसेंटाइल कैसे निकालते हैं आपको मालूम पड़ गया, प्रतिशतांक कैसे निकालते हैं ये अब आप सीख चुके हैं। अब जीवन में आपको कभी भी प्रतिशतांक निकालने बोलेगा तो आप क्या करेंगे, उसको आसानी से इजीली आप उसको निकाल लेंगे। चलिए अब आते हैं हमारे प्रश्न के ऊपर। प्रश्न पूछ क्या रहा था, इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप, जो अभी आपने देख लिया, एन एग्जामिनी स्कोर्स 1 SD अबव द मीन, व्हाट शैल बी हर परसेंटाइल स्कोर। प्रकृत प्रायिकता वितरण वाले समूह में किसी परीक्षार्थी को औसत से 1 SD अधिक अंक प्राप्त होता है, ये औसत है +1, ठीक है। उसका प्रतिशतांक मूल्य क्या होगा, 34 68 84 51। ये लेक्चर देखने के बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि उसका क्या होगा प्रतिशतांक का मूल्य, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो और काफी सारी चीजें इसमें इन्फॉर्मेशन थी। 13 सवाल देख लिए हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो आगे की और हम 13 सवाल इस प्रकार से हम करते जाएंगे, ठीक है। ओके, व्हाट्सएप पे आप सभी को मैसेज करना कंपलसरी है, अन्यथा आपको नेक्स्ट वीडियो वहां पे पब्लिश, इसके आगे की कंटिन्यू सीरीज आपको वहां पे नहीं मिलेगी, ठीक है। जो भी इसका 34 68 84 51 जो भी इसका राइट आंसर है उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।